लेट मी कंटिन्यू. वी यूज्ड टू से यूरेनियम 235 ही नहीं, इस तरह के ढेर सारे और भी न्यूक्लियाई हैं. लेट मी स्टेट अनदर एग्जांपल. यूरेनियम 238. यूरेनियम 238 की मैं बात करता हूं. यूरेनियम 92-238. दिस इज ऑल्सो एन अनस्टेबल न्यूक्लियाई. यह न्यूक्लियाई भी स्टेबिलिटी बेल्ट से बाहर है. इसमें भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो रेशो है वो जस्टिफाइड नहीं है, वह रीजनेबल नहीं है. यह भी डिसइंटीग्रेट होता है, यह भी फटता है. डिसइंटीग्रेशन के दौरान कभी अल्फा रेडिएशन एमिट करता है, कभी बीटा रेडिएशन एमिट करता है, और हर अल्फा बीटा रेडिएशन के दौरान हर अल्फा के बाद, हर बीटा के बाद गामा रेडिएशन एमिट करता है. अब सबसे पहले ये 238 को 4 से डिवाइड करते हैं. 238 को 4 से डिवाइड करें, ऑब्जर्व करें, द रिमाइंडर इज 4. यू कैन ऑलवेज राइट दिस 238 लाइक दिस. 238 इज 4 into 59 plus 2. Means this 238 can be written as 4n plus 2. यह यूरेनियम 238, भाई यूरेनियम का एटॉमिक नंबर तो सेम होना चाहिए, इधर 92 इधर भी 92, तभी वो यूरेनियम कहलाएगा और तभी ये आइसोटोप है. ये आइसोटोप कैसे कहलाए? 235 इधर मास नंबर, इधर मास नंबर 238, दे आर आइसोटोप. ये भी अनस्टेबल, यह भी अनस्टेबल. 235 भी अनस्टेबल, 238 भी अनस्टेबल, दोनों स्टेबिलिटी बेल्ट के बाहर. 235 इट बिलोंग्स टू 4n plus 3 सीरीज, क्योंकि इधर रिमाइंडर 3 है, इधर रिमाइंडर 2 है, दैट्स व्हाई इट बिलोंग्स टू 4n plus 2 सीरीज. हम कहते हैं यह जो यूरेनियम 238 है, इट बिलोंग्स टू 4n plus 2 सीरीज. अब यह डिसइंटीग्रेट होगा, कभी अल्फा रेडिएशन, कभी बीटा रेडिएशन, कभी गामा रेडिएशन, तरह तरह की रेडिएशन समय समय पर एमिट करेगा, और हर बार रेडिएशन एमिट करने के बाद यह डॉटर न्यूक्लियाई देगा. वो सारे डॉटर न्यूक्लियाई दे वुड ऑलवेज बिलोंग टू 4n plus 2 सीरीज ओनली. इससे मिलने वाले जितने भी डॉटर न्यूक्लियाई हैं, वह सारे डॉटर न्यूक्लियाई हमेशा 4n plus 2 सीरीज में ही बिलोंग करेंगे. सीरीज चेंज कभी नहीं होगी. सीरीज चेंज कभी क्यों नहीं होगी? क्योंकि भाई गामा रेडिएशन से मास नंबर में कोई फर्क नहीं आता है, बीटा रेडिएशन से मास नंबर में कोई फर्क नहीं आता है, मास नंबर में फर्क आता है सिर्फ अल्फा रेडिएशन से, वो भी हमेशा 4 यूनिट्स है. इसलिए इससे मिलने वाले सारे डॉटर न्यूक्लियाई हमेशा 4n plus 2 सीरीज में ही होंगे. और ये कब तक डिसइंटीग्रेट होगा? ये तब तक डिसइंटीग्रेट होगा जब तक कि इस सीरीज का फाइनल स्टेबल न्यूक्लियाई लेड 206 नहीं मिल जाता है. लेड 206 के मिलने तक यह डिसइंटीग्रेट होता ही रहेगा. लेड 206 इज द फाइनल स्टेबल न्यूक्लियाई ऑफ 4n plus 2 series. This is that nuclei which lie, lead 206 lie within the belt of stability. तो जितने भी 4n plus 2 सीरीज के बड़े बड़े न्यूक्लियाई ये सारे डिसइंटीग्रेट होते जा रहे हैं और लेड 206 में कन्वर्ट होते जा रहे हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में, नेचुरली ऑकरिंग न्यूक्लियाई है. अब तो इस डिसइंटीग्रेशन फिनोमेना में, ये जो डिसइंटीग्रेशन है यूरेनियम 238 से लेड 206 का मिलना, इट टेक्स प्लेस इन 10 to the power 10 years. इस ट्रांसफॉर्मेशन फिनोमेना में 10 to the power 10 years लगते हैं, अरबों खरबों साल लगते हैं. ये तब से चला आ रहा है जब से अर्थ एग्जिस्टेंस में है, आज भी चला आ रहा है, अनंत तक चलता रहेगा. अब इस ट्रांसफॉर्मेशन फिनोमेना में कितने अल्फा पार्टिकल एमिट होंगे, कितने बीटा पार्टिकल एमिट होंगे, यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट इट. 238 minus 206, 238 minus 206, that is 32. 238 minus 206 is 32. Means 32 से
एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, 32 से यदि एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, इट मींस 8 अल्फा पार्टिकल्स मस्ट बी emitted during this transformation phenomena. 8 अल्फा पार्टिकल, जरा समझिए, 238 माइनस 206 दैट इज 32 यूनिट से एटॉमिक मास या मास नंबर चेंज हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय 4, एक अल्फा पार्टिकल से 4 यूनिट, तो कुल मिला के 8 अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहे होंगे। और 92 माइनस 16 दैट इज 76। अब मैं एटॉमिक नंबर में चेंज देख रहा हूं, 92 इनिशियल एटॉमिक नंबर है और 8 अल्फा पार्टिकल से 16 यूनिट से चेंज आया, तो 76 हो जाना चाहिए, मगर यह एटॉमिक नंबर बढ़ के हो गया है 82, 76 से बढ़ के वो 82 पर हुआ, इसका मतलब वहां पर 6 बीटा पार्टिकल भी एमिट होने चाहिए। 76 से 82 पर हुआ है, इसका मतलब वहां पर 6 बीटा पार्टिकल भी एमिट होने चाहिए। 6 बीटा पार्टिकल के एमिट होने से वहां पर 6 यूनिट से एटॉमिक नंबर बढ़ गया। अब हर एक अल्फा पार्टिकल के साथ में एक गामा, हर एक बीटा पार्टिकल के साथ में एक गामा, तो वहां पर कम से कम 8 गामा इधर और 6 गामा इधर, मिनिमम 14 गामा रेडिएशन भी साथ में एमिट हुई होंगी। इस 8 अल्फा, 6 बीटा और मिनिमम 14 गामा रेडिएशन इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में एमिट होना चाहिए। और कुल मिलाकर मैं गामा के लिए एरो नहीं लगाता हूं, क्योंकि गामा तो इमीडिएटली नैनो सेकेंड्स में ही एमिट हो जाती है। मैं अल्फा के लिए एक एरो लगाऊंगा, बीटा के लिए एरो लगाऊंगा, कुल मिला के 14 एरो लगाऊंगा, 14 एरो। ईच एरो डिनोट आइदर अल्फा और बीटा डिसइंटीग्रेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। इस तरह से मैंने 14 एरो लगाए। ईच एरो डिनोट आइदर अल्फा डिसइंटीग्रेशन और बीटा डिसइंटीग्रेशन। हमें एग्जैक्टली सीरीज रखने की आवश्यकता नहीं है, कौन सा पहले होता है, कौन सा बाद में होता है, किस ऑर्डर में होता है, ये सब जानने की जरूरत नहीं है। बस हमें यह जानना है कि कुल मिला के 8 अल्फा है और 6 बीटा है इस डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस में। इनिशियली यह कहीं से भी स्टार्ट हो 4n+2 सीरीज, अल्टीमेटली इट एंड्स एट लेड 206। कहीं से भी स्टार्ट हो 4n+2 सीरीज का अनस्टेबल न्यूक्लियाई अल्टीमेटली लेड 206 देता है। दिस occurs during natural radioactivity। इसी तरह से यूरेनियम 236, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। यूरेनियम 236, यूरेनियम 92 236, इसे 4 से डिवाइड करें। दिस 236 कैन बी रिटन एज 4 into 59 means 236 belongs to 4n series. Uranium 236 belongs to 4n series. Once again, this is a unstable nuclei. यह एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। दिस न्यूक्लियाई lie outside the belt of stability। यह न्यूक्लियाई भी स्टेबिलिटी बेल्ट के बाहर है। यह न्यूक्लियाई भी स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर आने की कोशिश करेगा। यह न्यूक्लियाई भी रेडियो एक्टिव होगा। यह न्यूक्लियाई भी डिसइंटीग्रेट करेगा। यह न्यूक्लियाई भी फटेगा। ड्यूरिंग दैट डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस कभी यह अल्फा पार्टिकल देगा, कभी यह बीटा पार्टिकल बाहर निकालेगा। हर अल्फा के साथ में गामा बाहर निकालेगा, हर बीटा के साथ में गामा बाहर निकालेगा। और यह तब तक डिसइंटीग्रेट होता रहेगा जब तक कि इस सीरीज का फाइनल स्टेबल न्यूक्लियाई लेड 208 नहीं मिल जाता है। इस सीरीज का फाइनल स्टेबल न्यूक्लियाई लेड 208 है।
लेड 208 के मिलने तक इस यूरेनियम का डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस चलेगा। अब वंस अगेन इस डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस के दौरान कितने अल्फा, कितने बीटा, कितने गामा पार्टिकल्स एमिट होंगे? 236 माइनस 208, 236 माइनस 208 दैट इज 28। मास नंबर में 28 यूनिट से चेंज तब आएगा जब 7 अल्फा पार्टिकल एमिट होंगे। 7 अल्फा पार्टिकल के एमिट होने से 92 माइनस 14 दैट इज 78, 92 माइनस 14 दैट इज 78, और 78 से बढ़ के फिर वापस 82 हुआ। इसका मतलब साथ में 4 बीटा पार्टिकल एमिट होंगे और 7 अल्फा और 4 बीटा के साथ में मिनिमम 11 गामा रेडिएशंस एमिट होंगी। यह ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस अरबों साल में होएगा। कुल मिला के 7 + 4 11 एरो लगाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। किसी भी ऑर्डर में, किसी भी सीक्वेंस में यह ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। इनफैक्ट किसी भी ऑर्डर तो नहीं बोलूंगा मैं कहता हूं एक फिक्स ऑर्डर में, फिक्स ऑर्डर ऑफ अल्फा एंड बीटा, बट दैट ऑर्डर इज नॉट टू बी मेमोराइज्ड। हमको रखने के लिए, हमको बिल्कुल मेमोराइज जो ऐसा अनिवार्य नहीं है। हमको सिर्फ यह बात पता होनी चाहिए कि 4n सीरीज का कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई, हैवी न्यूक्लियाई, बड़ा न्यूक्लियाई तब तक डिसइंटीग्रेट होता रहेगा जब तक कि इस सीरीज का फाइनल स्टेबल न्यूक्लियाई लेड 208 नहीं मिल जाता है। और उसमें कितने अल्फा, कितने बीटा, यह कैलकुलेट करना, यह डिटरमाइन करना आना चाहिए। किस ऑर्डर में है इससे कोई मतलब नहीं। अब इसी तरह से यूरेनियम 237, यूरेनियम 237, दिस इज अनदर अनस्टेबल न्यूक्लियाई। This also belongs to this also lie outside the belt of stability. यह भी स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर आने की कोशिश करेगा, डिसइंटीग्रेट होएगा, फटेगा। और 237 को जब मैं लिखने की कोशिश करूंगा तो 4 × 59 + 1 means this 237 can be written as 4n + 1 means it belongs to 4n + 1 series. Uranium 237 92 यह डिसइंटीग्रेट होएगा। डिसइंटीग्रेट होते हुए तरह तरह के अल्फा बीटा पार्टिकल्स एमिट करेगा, तरह तरह से अल्फा बीटा गामा रेडिएशन एमिट करेगा, और यह तब तक डिसइंटीग्रेट होता रहेगा जब तक कि इस सीरीज का फाइनल स्टेबल न्यूक्लियाई बिस्मथ 209 83 नहीं मिल जाता है। बिस्मथ 209 83 सबसे पहली बात, चलो मैं पहले अल्फा बीटा पार्टिकल्स काउंट करवा दूं। 237 - 209, 237 - 209 इज 36, और 28 means 7 अल्फा पार्टिकल्स, 7 अल्फा पार्टिकल्स होने चाहिए। 37 - 209 और 37 - 9 इज 28। 28 यूनिट से मास नंबर में चेंज आ रहा है, 28 यूनिट से मास नंबर में चेंज आ रहा है, मतलब 7 अल्फा पार्टिकल्स वहां एमिट होने चाहिए। और 7 अल्फा पार्टिकल्स एमिट करने के बाद एटॉमिक नंबर में क्या चेंज आएगा? 92 - 14, 92 - 14 इज 78। और यह जो एटॉमिक नंबर कम होकर 78 हुआ, ये अल्टीमेटली फिर वापस बढ़ के 83 हो गया। मतलब एटॉमिक नंबर 5 यूनिट से बढ़ गया। एटॉमिक नंबर 5 यूनिट से बढ़ेगा 7 बीटा पार्टिकल से, 5 बीटा पार्टिकल से, 5 बीटा पार्टिकल, 7 अल्फा 5 बीटा, मिनिमम 12 गामा रेडिएशंस एमिट होनी चाहिए इसके साथ।
और यहां पर मैं कुल मिला के 12 एरो बना दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से 12 बार इसका डिसइंटीग्रेशन फिनोमेना होगा और 12 बार डिसइंटीग्रेशन फिनोमेना के दौरान 7 अल्फा और 5 बीटा पार्टिकल एमिट होंगे और कम से कम 12 गामा रेडिएशन एमिट होंगी और अल्टीमेटली यूरेनियम 237 बिस्मथ 209 में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और इस ट्रांसफॉर्मेशन में करोड़ों अरबों और खरबों साल लगेंगे। यह ट्रांसफॉर्मेशन तब से चला आ रहा है जब से नेचर एग्जिस्टेंस में आया, आज भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। The point to be noted is 4n series, 4n plus 2 series और 4n plus 3 series, इन तीनों सीरीज के फाइनल स्टेबल न्यूक्लियाई दे आर द आइसोटोप्स ऑफ लेड। 4n सीरीज, 4n plus 2 सीरीज और 4n plus 3 सीरीज, इन तीनों सीरीज में जो फाइनल स्टेबल न्यूक्लियाई है दे आर द आइसोटोप्स एंड लेड, दे आर द आइसोटोप्स ऑफ लेड। एंड ऑब्जर्व दैट the final stable nuclei of 4n plus 1 series is an isotope of bismuth and it's bismuth 209. Here lies the difference which we need to memorize, which we need to know. The final stable nuclei of 4n plus 1 series is an isotope of bismuth. It's bismuth 209, bismuth 83 209. While for the remaining 3 series, for 4n series, 4n plus 2 series and 4n plus 3 series, the final stable of the remaining 3 series are the isotope of lead. They are either lead 206 or lead 207 or lead 208. 4n सीरीज का 208 लेड 208, 4n प्लस 2 सीरीज का लेड 206 और 4n प्लस 3 सीरीज का लेड 207। यह बात हमें पता होनी चाहिए। अब एक और बात इधर देखिए, मैं कहता हूं लेड इज हेवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई। लेड इज heaviest stable nuclei. Lead in unstable nuclei से फाइनली अल्टीमेटली प्रोडक्ट के रूप में मिला है। जितने भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई भारी भारी, ये सभी फाइनली अल्टीमेटली डिसइंटीग्रेट होकर फाइनली लेड दे रहे हैं। इसीलिए रेडियो एक्टिव मटेरियल को स्टोर करने के लिए, रेडियो एक्टिव मटेरियल को रखने के लिए लेड बॉक्सेस का इस्तेमाल होता है। हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को स्टोर करने के लिए 8 से 10 सेंटीमीटर मोटे लेड बॉक्स बनाते हैं। द वॉल थिकनेस ऑफ लेड बॉक्स मस्ट बी 8 to 10 सेंटीमीटर्स। 8 to 10 सेंटीमीटर्स वॉल थिकनेस वाले लेड बॉक्स बनाए जाते हैं और उसके अंदर हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखते हैं। उन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, हमने यूरेनियम रख सकते हैं, पोलोनियम रख सकते हैं, रेडियम रख सकते हैं, किसी भी तरह का रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को हम 8 से 10 सेंटीमीटर मोटे लेड बॉक्स में रख देते हैं। अब उन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलने वाली अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस एमिट होंगी भी, तो उन्हें आसपास के लेड के न्यूक्लियाई कैप्चर करेंगे, कैप्चर करके फिर वापस उनको बाहर वहीं का वहीं कर देंगे और बॉक्स के बाहर न तो अल्फा पार्टिकल जा पाएगा, न बीटा पार्टिकल जा पाएगा और न ही कोई गामा रेडिएशन बॉक्स के बाहर जा पाएगी। इस तरह से 8 से 10 सेंटीमीटर मोटे लेड बॉक्स में यदि हमने रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को रख दिया तो हम बाहर खड़े रहकर पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। हमें किसी तरह का उसका दुष्प्रभाव, किसी भी तरह का उससे हानि, किसी भी तरह से उससे नुकसान नहीं होगा। बिकॉज it's a heaviest stable nuclei and it's in fact it's obtained from all those
अनस्टेबल न्यूक्लियस, इट्स द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ऑल दोस अनस्टेबल न्यूक्लियाई। यह सारी बात जानने समझने के बाद इसे नोट डाउन कीजिए। अब मैं अगला आर्टिकल कराऊंगा नेचुरल रेडियो एक्टिविटी से ही रिलेटेड, प्लीज नोट इट डाउन। Now, let's further move on with the concept of natural radioactivity. देखिए, मैं अभी तक ध्यान से देखें तो न्यूक्लियर फिजिक्स भी और न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी दोनों को साथ साथ में लेकर चल रहा हूं। न्यूक्लियस के साथ एसोसिएटेड मैंने ढेर सारे फिजिकल कंसेप्ट भी बता दिए हैं अभी तक, और पिछले कुछ समय में मैंने न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी पढ़ाना चालू कर दिया है। एटलीस्ट नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में जो मैंने ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ बताया, नेचुरल रेडियो एक्टिव सीरीज बताई, ऑल दिस अ पोर्शन ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब मैं न्यूक्लियर मैथमेटिक्स, इस नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के दौरान जो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है, जो मैथमेटिक्स अप्लाई करती है, ये जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस है, जो फंक्शन है, इट फॉलो व्हाट सॉर्ट ऑफ रूल्स, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैथमेटिक्स, मैं वह चीज अब बड़े एलाबोरेट में समझाता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सपोज देयर इज अ नेचुरल रेडियोएक्टिव सैंपल, अ नेचुरल radioactive sample of nuclei। मैं लेता हूं इनिशियली नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेता हूं, इनिशियली नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव nuclei, let us say this is equal to n naught at time t equal to 0. Initially number of radioactive nuclei suppose n naught है, कोई रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। नाउ आफ्टर टाइम t, कुछ समय के बाद, आफ्टर टाइम t, यह जो नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है, यह डेफिनेटली थोड़े कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ अनस्टेबल रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई वुड बी इक्वल टू n। और एक बात निश्चित है, दिस n वुड बी लेस देन n naught, because during this time interval some nuclei would disintegration, since some nuclei disintegrate, कुछ न्यूक्लियाई के डिसइंटीग्रेट हो जाने से इनिशियली n नॉट न्यूक्लियाई था, कुछ डिसइंटीग्रेट हुए, फाइनली n रह गए, तो ये जो n है ये n नॉट से कम होंगे। अब मैं कहता हूं आफ्टर टाइम t प्लस dt, आफ्टर टाइम t प्लस dt, इनिशियली कुछ n नॉट न्यूक्लियाई देखा, t टाइम के बाद हमने देखा कि कुछ n, आफ्टर टाइम t प्लस dt, अब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, अब n से भी कम हो जाएंगे, n से भी कम हो जाएंगे, n माइनस समथिंग हो जाएंगे। अब dt टाइम, दिस इज स्मॉल टाइम इंटरवल, अब स्मॉल टाइम इंटरवल, इस स्मॉल टाइम इंटरवल में डिफरेंशियल टाइम इंटरवल में डिफरेंशियल न्यूक्लियाई कम हुए dn, अब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रहेगा n माइनस dn। मैं फिगर्स के साथ बताता हूं। सपोज 100 इनिशियली हमने कोई यूरेनियम का सैंपल लिया, इनिशियली हमने कोई यूरेनियम का सैंपल लिया और वहां यूरेनियम के
1000 न्यूक्लियाई है। सपोज इनिशियली हमने यूरेनियम, अनस्टेबल यूरेनियम का सैंपल लिया और वहां पर 1000 न्यूक्लियाई है। आफ्टर टाइम टी, 100 साल के बाद हमने देखा, 100 साल के बाद जब हमने देखा तो वहां पर यूरेनियम के 850 न्यूक्लियाई बचे। इनिशियली 1000 थे, 100 साल के बाद देखने पर वहां पर 850 न्यूक्लियाई बचे। दिस 850 न्यूक्लियाई इज लेस देन 1000। मतलब इस दौरान, इस टी टाइम के दौरान, 100 साल के दौरान कुछ 150 न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो गए। और फिर हमने 100 साल 10 दिन के बाद देखा। अब 100 साल के मुकाबले में 10 दिन नेग्लिजिबल है। 100 साल 10 दिन के बाद भी जो हमने देखा तो वहां पर 845 न्यूक्लियाई दिखाई दिए। 845 न्यूक्लियाई, 850 100 साल के बाद थे और 10 दिन में 5 न्यूक्लियाई और कम हो गए। इस तरीके से हमने एक स्टैटिस्टिक्स देखा। इनिशियल नंबर ऑफ रेडिएक्टिव न्यूक्लियस एंड नॉट, नंबर ऑफ रेडिएक्टिव न्यूक्लियस आफ्टर टाइम T is n and dn is the number of nuclei that change during time dt। अब मैं कहता हूं dn upon dt, dn upon dt, dn is the change in number of nuclei during time dt। This would always be a negative quantity because with time नंबर ऑफ रेडिएक्टिव न्यूक्लियाई वुड ऑलवेज डिक्रीज। टाइम के साथ रेडिएक्टिव न्यूक्लियाई ये हमेशा डिक्रीज होगा। dn by dt would be always a negative quantity and this would be called rate of change of radioactive nuclei। This would be called rate of change of radioactive nuclei and this rate of change of radioactive nuclei would always be a negative quantity। यह जो rate of change of radioactive nuclei हमेशा एक negative quantity होगा, dn by dt कहेंगे। अब हम एक फिनोमेना देख रहे हैं। वो फिनोमेना क्या है? डिसइंटीग्रेशन फिनोमेना। एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो रहा है और फट रहा है। अब हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ये जो dn by dt है, मैं कहता हूं इसी रेट से डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, मगर इसे ये एक नेगेटिव वैल्यू है। कोई सा भी रेट कभी नेगेटिव नहीं होता। रेट ऑफ फिनोमेना हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी लिखी जाती है। रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना, रेट ऑफ फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी। मैं इस dn by dt की जगह आगे एक माइनस साइन लगा देता हूं, माइनस dn by dt लिख देता हूं। अब यह एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई। dn by dt अपने आप में एक नेगेटिव क्वांटिटी है, मगर इसके आगे यदि मैंने नेगेटिव साइन एक एडिशनली लगा दिया तो यह क्वांटिटी एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी। नाउ दिस इज टर्म्ड एज रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, और इट्स टर्म्ड एज रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। इसे हम कहेंगे रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, और इट वुड बी टर्म्ड एज रेट ऑफ डीके, or it's termed as count rate, radioactive rate count। हम पूरे रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना को इस माइनस dn by dt से ही इसके रेट को डिफाइन करेंगे। माइनस dn by dt वुड बी रेट ऑफ दिस फिनोमेना। कितनी तेजी से, कितनी अधिक गति से एक रेडियो एक्टिव सैंपल डिसइंटीग्रेट हो रहा है। ध्यान रहे, यह रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जितना अधिक होता है वह रेडियो एक्टिव सैंपल उतना ही खतरनाक होता है, क्योंकि वो उतनी ही अधिक
रेडिएशन एमिट करता है, उतनी ही अधिक अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन एमिट करता है। और यह रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी जितना कम है उतना ही वह रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई कम खतरनाक है, उतना ही वो सेफ या सुरक्षित है। वैसे तो सेफ सुरक्षित रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते ही नहीं है, जनरली खतरनाक होते हैं, मगर वो कम खतरनाक है, कम उससे उतनी तेजी से उतना अधिक नुकसान नहीं होगा। हम कहते हैं यदि हमने कोई बहुत ज्यादा एक्टिव रेडियो एक्टिव सैंपल के सामने आ गए तो कुछ मिनटों में ही हमको कैंसर हो जाएगा, और ये रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कम है तो रेडियो एक्टिव सैंपल आया भी तो हम इतनी तेजी से हम कैंसरस नहीं होंगे, इतनी तेजी से हम नहीं जलेंगे। हम कहते हैं दिस माइनस dN/dt इज गिवन इन, इसकी जो यूनिट होती है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड्स, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, DPS मीन्स डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, और इट्स गिवन इन DPM डिसइंटीग्रेशन पर मिनट, और इट्स गिवन इन डिसइंटीग्रेशन पर आवर DPH, और इट्स गिवन इन DPD डिसइंटीग्रेशन पर डे, और इट्स गिवन इन DPW डिसइंटीग्रेशन पर वीक, और इट्स गिवन इन डिसइंटीग्रेशन पर ईयर। हम इसे माइनस dN/dt जो रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी है, जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, इट्स गिवन इन डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन पर मिनट, डिसइंटीग्रेशन पर आवर, डिसइंटीग्रेशन पर डे, डिसइंटीग्रेशन पर वीक और डिसइंटीग्रेशन पर ईयर। यदि कोई बहुत ज्यादा तेजी से डिसइंटीग्रेशन हो रहा है तो डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड में लिखा जाएगा, और यदि कोई बहुत धीमा डिसइंटीग्रेशन हो रहा है तो डिसइंटीग्रेशन पर ईयर। कई ऐसे भी न्यूक्लियाई हैं जो एक एक साल में एक एक रेडिएशन एमिट करते हैं। एक साल में एक बार न्यूक्लियाई ने एक अल्फा पार्टिकल निकाल दिया और एक गामा रेडिएशन निकाल दिया, तो डिसइंटीग्रेशन पर ईयर में होएगा, वो काफी धीमा डिसइंटीग्रेशन है। दिस डिसइंटीग्रेशन इज ऑल्सो समटाइम रिटन एज काउंट्स per second. 1 DPS is also written as 1 DPS is also written as 1 CPS. डिसइंटीग्रेशन के लिए हम काउंट टर्म भी इस्तेमाल करते हैं, काउंट पर सेकेंड। दिस इज डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, और दिस इज काउंट्स पर सेकेंड। एक ही बात है, काउंट्स पर सेकेंड लिखा हुआ हो तब भी आप वही मतलब निकालो, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड DPS लिखा हो तब भी आप वही मतलब निकालो। मैं इधर एक बात और कहता हूं, इन द ऑनर ऑफ सर हेनरी बैक्वेरेल। हेनरी बैक्वेरेल ने नेचुरल रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर करी थी। इन हिज ऑनर हमने इस फिनोमेना के लिए यूनिट दिया हुआ है 1 becquerel. 1 becquerel is 1 DPS. 1 DPS is also called 1 becquerel. 1 DPS is also termed as 1 becquerel. हम कहते हैं Madam Curie had devoted her whole life to unfold the mystery of this radioactive substance or radioactivity. She was also awarded Nobel Prize for her task. Madam Curie ने रेडियम की डिस्कवरी करी थी, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कॉल्ड रेडियम। शी हैड डिवोटेड हर होल लाइफ
to discover the phenomena of radioactivity. And she had suggested a unit for this activity of a radioactive sample in terms of radium. जो उन्हें रेडियम एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डिस्कवर करा था, उसी रेडियम पर उनने एक यूनिट दिया 1 क्यूरी. 1 क्यूरी इज डिफाइंड एज 1 क्यूरी is defined as activity of 1 gram sample of radioactive radium. 1 curie is activity of 1 gram of radioactive radium. 1 curie is 1 curie. This is a unit of, it's a unit of rate of radioactivity. And 1 curie is activity of rate of disintegration of 1 gram of radioactive sample. And this 1 gram of radioactive sample की जो activity होती है, जिसे हम 1 curie कह रहे हैं, that's always equal to 1 curie को हम 1 CI भी लिखते हैं. 1 CI is always equal to 3.7 into 10 to the power 10 disintegration per seconds. मैं यह नहीं कहता कि आपको रटने की आवश्यकता है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए. जनरली जब भी प्रॉब्लम आता है तो ये इंफॉर्मेशन जनरली दे दी जाती है, एटलीस्ट इन IIT JEE आपको दी हुई रहेगी. आई डोंट नो, मतलब कई बार किसी एग्जामिनेशन में हो सकता है पूछ भी नहीं, आपको मैं बता रहा हूं. 1 curie curie is a unit of radioactivity, unit of activity of any radioactive sample. कोई radioactive sample कितना तेजी से डिसइंटीग्रेट हो रहा है, वह कितना खतरनाक है, इस बात को मेजर करने के लिए क्यूरी यह यूनिट है. 1 क्यूरी जिसे हम डिनोट करते हैं 1 CI. क्यूरी इज डिनोटेड बाय CI. और हमने कैसे डिफाइन करा है? द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ रेडियोएक्टिव रेडियम. हम रेडियोएक्टिव रेडियम लेंगे, रेडियोएक्टिव रेडियम कितना लेंगे? 1 ग्राम. 1 ग्राम रेडियोएक्टिव रेडियम की जो भी हमें एक्टिविटी दिख रही है उसको हम 1 क्यूरी कहेंगे. 1 मिली क्यूरी, 1 मिली क्यूरी जिसे हम डिनोट करते हैं 1 MCI. 1 मिली क्यूरी वुड बी 3.7 into 10 to the power 7 DPS, disintegration per seconds. This is 1 millicurie. This is unit of radioactivity. नोट डाउन कीजिए, यह हमें पता होना चाहिए. हम रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी को डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन पर मंथ, डिसइंटीग्रेशन पर आवर, डिसइंटीग्रेशन पर डे, इस तरह से लिखते हैं. यह सारी चीज नोट डाउन कीजिए. आई विल प्रोसीड विद लॉ ऑफ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी. पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए.